नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज फील द थ्रिल में मैं हाजिर हुई हूं बेहद खुशी के साथ। और 31 मार्च 2026 आज का दिन, जो आपके लिए हमारे लिए बेहद खुशी का दिन है और आज के दिन की आपको बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, नक्सलवाद खत्म करने का जो अभियान है, जिसका दावा किया गया था सरकार की तरफ से कि 31 मार्च को खत्म कर दिया जाएगा, लगभग 90 से 95% तक वो नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, वो कर दिखाया सरकार ने। लेकिन ये कोई सुरक्षा अभियान नहीं था, ये लोकतंत्र की परीक्षा थी। उस सोच को मिटाना जो सिर्फ बंदूक को ही कानून मानता है, उस सोच को मिटाना जो बंदूक उठाने को अपना हक मानता था, आज उस सोच को खत्म करना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि ना सिर्फ सरकार के लिए है, हमारे लिए है, 140 करोड़ लोगों के लिए है। क्योंकि 6 दशक 7 दशक तक इस नक्सलवाद ने अभियान तो शुरू किया था अपने हक की लड़ाई का, लेकिन फिर लोगों के हक को मारते रहे, आपके और हमारे हक को मारते रहे। यह आसान काम नहीं था कि उस सोच को बदला जाए, क्योंकि लड़ाई जंगल की थी ही नहीं, लड़ाई थी लोगों के दिलों को जीतने की, जो कि सरकार ने धीरे धीरे बदला। आज ये कैसे हुआ, क्यों शुरू हुआ था और ये इतना खराब कैसे हुआ कि 6 दशक 7 दशक तक वो विल पावर मिसिंग रही इसको बदलने की। ऐसा क्या हुआ कि उस आग में घी डलता गया और उसको किसी ने रोका नहीं। तो उस विल पावर की कहानी को आज हम समझेंगे, इसके पीछे के राजनीति को भी समझेंगे कि क्यों 31 मार्च 2026 की तारीख वो थी जो सरकार ने तय की थी। विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ बहुत सीनियर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जो कि पशुपतिनाथ से लेकर तिरुपति बालाजी तक जो ये 12 राज्य थे, 126 जिलों में जो ये लाल आतंक बसा हुआ था, वहां पर गए, रहे, उसको अपने आंखों से देखा, खुद महसूस किया और आज वो अपनी कहानी आपके सामने लेकर आएंगे और बताएंगे कि कैसे, किस तरह का आतंकी माहौल था और आज अगर हमने ये जीत लिया है तो इससे आगे क्या बदलाव होगा, इससे आपके हमारे जीवन में क्या बदलाव होगा। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ, मेरे साथ गणमान्य गेस्ट मौजूद हैं। संजय उपाध्याय जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, झारखंड से हैं, खुद अपने आंखों से देखा है उन्होंने वहाँ पे वो नक्सलवाद, वो लाल आतंक, अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आर बाग साहब हैं, बिलोंग फ्रॉम नक्सल इफेक्टेड एरियाज, ही बिलोंग्स फ्रॉम नक्सल इफेक्टेड एरियाज, बहुत कुछ देखा और एक एरिया से नहीं, कम से कम 6-7 ऐसे राज्य हैं जहां पर उन्होंने जाकर इसको महसूस किया है। दूसरा शरद प्रसाद जी हैं, फॉर्मर आईपीएस हैं, असम में लंबे साल, असम के डीजीपी हैं, लंबे साल रहे हैं। तो आज आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दर्शक जो अक्सर उनके मन में कोई बात चलती है तो वो मेरे शो में जानना चाहते हैं, तो आज हम समझेंगे। सबसे पहले शरद प्रसाद जी, मैं आपके पास आऊँगी। सर, ये जो 31 तारीख को कल 30 तारीख को पार्लियामेंट में गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा, सबसे पहले तो मैं उस विल पावर को समझना चाहती हूँ। आपने लंबे समय ये देखा होगा कि हम नक्सलवाद के खिलाफ हमेशा बातें हुई, हमने कई जवानों को खोया, हमने पब्लिक और जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज खोई, बर्बादी हुई, और एक तबका ऐसा रहा या एक इलाका ऐसा, 12 राज्यों का ऐसा रहा जो विकास से वंचित ही रहा। जी सर, कैसे देखते हैं इसको? पहली बात तो माननीय अमित शाह जी ने जो कल लोकसभा में बताया और जो हमको मालूम पड़ा, उसकी वजह से मैं कहूँगा कि वे बधाई के पात्र हैं। और जो सीएपीएफ, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, जो कि इन एरियाज़ में काम कर रही थी और उनकी जिस लीडरशिप में काम कर रही थी, सभी बधाई के पात्र हैं। और इस बात को हमको अप्रिशिएट करना होगा, जैसा आपने कहा कि पिछले 60-70 सालों में जो चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया, उस पर हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने ध्यान भी दिया और ध्यान देने के बाद में एक संकल्प लिया कि हमको इसको ख़त्म करना है। और वो संकल्प इस प्रकार इतना दृढ़ संकल्प था कि वो मैं कहूँगा कि पूर्ण रूप से अचीव कर लिया गया। ये बहुत ही प्रशंसनीय काम है। पर अब हम आपको पीछे ले चलते हैं तो आप ये देखिएगा कि ये धीरे धीरे पसरा है। जो नक्सलवाद है वो एक दिन का बात नहीं है। और मैं समझ रहा हूँ कि 1973 में जब हमको नक्सलवाद के बारे में पढ़ाया गया था, तो जिन्होंने पढ़ाया था वो
वो लोग थे जिन्होंने नक्सलवाद को हैंडल किया था। वेस्ट बंगाल कैडर के हमारे मुखर्जी साहब थे, लेट मिस्टर मुखर्जी, ही लेटर ऑन बिकेम द गवर्नर ऑल्सो। तो उनसे हमने पढ़ा ये नक्सलवाद के बारे में, जहाँ से शुरू हुआ था। और जैसा आपने कहा कि किसी एक अच्छी बात को लेकर के शुरू हुआ था कि जो अप्रेस्ड क्लास है उसको कैसे हम न्याय दिला सकें, पर वो चीज़ कहाँ से कहाँ चली गई धीरे धीरे, वो चीज़ मैं कहूँगा कि बड़े सिनिस्टर तरीके से आगे बढ़ी। और उसके बाद में वो कहाँ से कहाँ चली गई कि साहब ये हो गया कि साहब अगर मेरे पास बंदूक नहीं होगी तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा। इस चीज़ की सोच को लेकर के जब आगे बढ़े तो वो समय रहते हुए उसका निराकरण नहीं किया गया, और उसके चलते ही आज हमारी अवस्था हुई कि मैं जानता हूँ बहुत से एरियाज़ ऐसे हो गए थे कि जहाँ पर सीआरपीएफ या सीआईएसएफ या दूसरी फोर्सेस की एंट्री नहीं थी, वहाँ पर वो घुस नहीं सकते थे, वो दूर से ही बात करते थे, दूर से ही हैंडल करते थे। लेकिन उस एरिया में जो कि हमारे नक्सल के साथी कहते हैं कि मुक्त एरिया है। सर यहाँ पर एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैं आपके पास आ रही थी बादशाह, पर आपसे एक चीज़, मैंने कश्मीर लगातार, मैं पिछले 10 सालों से लगातार कश्मीर गई हूँ, खास तौर पे 2012 ऑनवर्ड्स में बहुत बार कश्मीर श्रीनगर गई हूँ, उसके आगे के इलाकों में भी गई हूँ। 14 से पहले सीआरपीएफ हो या वहाँ की फोर्सेस हो, वहाँ पे भी यही हालात थी जी। वो, लेकिन 14 के बाद फोर्सेस के हालात दूसरे थे, खास तौर पे 19 के बाद। जब जब भी फोर्सेस को पुलिस के साथ ऐसा बर्ताव होता है तो आपको लगता है कि लोकल कोई सपोर्ट होता है? नहीं, वो बात पॉलिटिकल राजनीतिक सपोर्ट जो मैंने कश्मीर में देखा, राजनीतिक सपोर्ट था तो सीआरपीएफ हो जवानों के साथ ट्रीटमेंट अलग था। वो ये आरोप लगाते थे कि उनका ट्रीटमेंट ऐसा सही नहीं, जो भी हो। तो आपको लगता है कि जो नक्सलवाद चलता रहा, जिसमें इस तरह की स्थिति थी, तो कोई ना कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड सपोर्ट रहा, इसलिए ये इतना पनप गया? नहीं, देखिए, जो पनपता है तो किसी कारण से पनपता है, वो ठीक है, वही कारण। हाँ, तो वो कारण आइडियोलॉजी को सपोर्ट कौन करता रहा? हाँ, अवश्य आपने जैसा कहा, तो राजनीतिक सपोर्ट तो मिलता ही है, बिना राजनीतिक सपोर्ट के कोई काम होता नहीं है। और अगर हमको निराकरण करना है तो एक दृढ़ संकल्प चाहिए। वही दृढ़ संकल्प अगर रहेगा तो सीआरपीएफ या जो भी फोर्सेस काम कर रही हैं वो उसको एलिमिनेट कर सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बाग साहब, आप उड़ीसा में रहे, नक्सलवाद वहाँ था, आप बंगाल में रहे, शुरुआत नक्सलबाड़ी वहीं से हुई, आप बहुत सारे ऐसे, झारखंड से लेकर बहुत सारे ऐसे राज्य रहे। सिर्फ मैं आपसे आपका कोई एक एक्सपीरियंस समझना चाहती हूँ कि इस सारे दौर में आपने कोई ऐसा महसूस किया हो, कभी आप मिले हों, कभी आपने बातचीत की हो उन लोगों से, कभी आपको लगा हो कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था, कभी आपको लगा कि वो पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से डिरेल कैसे हुआ, कोई ऐसा आपके पास कहानी, किस्सा, एक्सपीरियंस? जी, आभार, धन्यवाद आदित्य जी। मैं उसके साथ साथ एक लॉयर भी हूँ सुप्रीम कोर्ट में, मेरा ऑफिस सीपी में है, और उसके साथ साथ मैं पूरे देश भर में इस मूवमेंट में, जो ह्यूमन राइट्स मूवमेंट है, बीइंग लीगल एडवाइजर ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस, मैं उस जगह को विजिट किया, बस्तर विजिट किया। दंडकारण्य प्रोजेक्ट है जिसमें जो खास करके जो बांग्लादेश से जो लोग आए हैं, हिंदू हैं, आफ्टर रिलीजियस परसिक्यूशंस, वहाँ पे उनको दंडकारण्य एक प्रोजेक्ट है जहाँ मालकानगिरी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सारा चीज़ को कवर करता है। और वही ईपी सेंटर भी है जो आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और जो महाराष्ट्र, जो रेड बेल्ट कहा जाता है, ठीक है, वहाँ पर वो भी इंसान है, इंडियन है। और जैसे कि आपने शुरुआती दौर में कहा कि जिस सोच के साथ, डीजीपी साहब ने भी कहा, जिस सोच के साथ ये निकला था, 11 मासूम औरत और बच्चों को मार दिया गया था नक्सलवाड़ी में। उसके पहले की भी कहानी बहुत थी सर, पहले मैं आप पूरा कीजिए। 1967, ठीक है। और जिस इशू को लेकर उठे थे, यहाँ पर बात है गांधीवाद है, यहाँ पर अम्बेडकरवाद है, यहाँ पर आपका ग्वालियरवाद है, और बाकी सब बात है। बात एक विचार है, जिस विचार से वो लोग जाकर पब्लिक सेंटिमेंट के साथ पब्लिक को एंडोर्स करते हैं। ये जो बात जिसका हम डिस्कस करते हैं, ये मार्क्स से अलग होता है। और ये जो कहानी में हम पढ़ते हैं, या जो बेसिक चीज़ दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और जो आपका मार्क्सिज्म को पूरा इनका रेवोल्यूशन तक, रशियन रेवोल्यूशन तक पढ़ते हैं, और रेवोल्यूशन का हिस्ट्री बहुत बड़ा दुनिया में बहुत लंबा रहा है। 1776 फॉल आपका अमेरिकन रेवोल्यूशन टू 1949 रेड चाइना, जो माओ ने ये किया, उसके बाद लेनिन मार्क्सिज्म को डेवलप करके ये करते हैं। ये इसलिए मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि उसको समझने के लिए बहुत जरूरी है। मार्क्स जो है इंडस्ट्रियल स्टेट की बात करता है,
और इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करते हैं। जहां से 1967 के बाद चारू मुजुमदार, कान्हू सान्याल और जंगल सांताल ये प्रोमिनेंट लीडर रहे, जो सिलीगुड़ी इलाका, जो चिकन नायक, हमेशा ये इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी के आधार पे हर चीज़ में एक बहुत बड़ा पिवोटल रोल करता है। और जो आपका इंडिया चाइना वॉर हुआ उसके बाद की जो डेवलपमेंट है, माओइज्म धीरे धीरे करके, मैं देखता हूँ झारखंड का कोई व्यक्ति माओ से इंस्पायर हो रहा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिस आदिवासी इलाके की बात कर रहे हैं 50% बच्चे मालनरिस्ट हैं। जो आपका जो 3 चीज़ है, जल, जंगल और ज़मीन, इस चीज़ में आप अगर हेल्थ इंडेक्स देखेंगे, लिटरेसी रेट देखेंगे, और जितने 2.5 करोड़ जो आदिवासी हैं वो डिस्प्लेस्ड हैं। डेवलपमेंट तो ठीक है, हो रहा है, वहाँ पे पर्सनली जब विजिट करते हैं, और ये भी सत्य है कि जहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन होता था या वहाँ पे कुछ टावर बनता था कम्युनिकेशन के लिए, उसको वो लोग डिस्ट्रॉय कर देते थे। मेन चीज़ जो टसल करता है कि ये इंडियन स्टेट को ये कहते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी है ये सेमी फ्यूडल है, कम्युनल है, हम इनको नहीं मानते थे। और जो इंडियन जस्टिस सिस्टम है, जो 3 टायर जुडिशियरी है, वो लोक अदालत में बिलीव करते हैं। गांव में जाके जो पुलिस इन्फॉर्मर है उसको डराना धमकाना, जो ये एक मैकेनिज्म है डेवलप करता है सेंटर, उसके बाद पे स्टेट लेवल पे, उसके बाद लास्ट विलेज लेवल पे। और जो अर्बन कंसेप्ट आया, अर्बन नक्सल का कंसेप्ट आया, उसको जब जाके हम धरातल में देखें तो कहीं ना कहीं उनका क्या अप्रोच है। वो लोग वहाँ के वो लोगों को समझाते हैं कि देखिए ये कॉर्पोरेट लूट करने के लिए आ रहे हैं, आपका जल जंगल से, आप जैसे मेरे लिए वो जंगल है, आपके लिए वो जंगल है, लेकिन उनके लिए वो घर है। जिसको जंगल को पूजा करते हैं, जो सरना जो रिलीजन है, वो ये प्रकृति का पूजक है वो लोग, और सदियों से आदि काल से इस चीज़ को लेकर आ रहे हैं। मैं कम टू दैट पॉइंट, मैं उसी में आ रहा हूँ। जब वहाँ पे जो पर्सनली जो लोग जिनसे हम बात करते हैं, तो इश्यूज वही है कि भाई हमें रोजी, कपड़ा, मकान, जो मिनिमम चीज़ मिलेगा, तो हम नक्सल के साथ या किसी के साथ क्यों जाए? हम भी शांति से जीना चाहते हैं, हमारे बच्चे भी राइट टू एजुकेशन का लाभ ले, हमारा जो जमीन है जो विस्थापित लोगों को दे नहीं पाए। तो ये मकसद, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये राइज करेगा आदित्य जी कि अभी नक्सल फ्री हो गया, क्या आप इनजस्टिस फ्री इंडिया के संकल्प जो बेस को मान के चल रहे हैं, उसी कंसेप्ट को एडॉप्ट कर रहे हैं? नक्सल फ्री इंडिया ठीक है, 31 मार्च आपने 2026 मार्क कर लिया, बस्तर में इतने सारे लोग हैं, आपका 4839 नक्सल जो सरेंडर कर लिए, 706 706 लोगों को एनकाउंटर कर दिया। आपका जो बसराजू जी, उनका एनकाउंटर करने के बाद वो जो आपका 2014 में आंकड़ा था 126 डिस्ट्रिक्ट का किया, वो हट के 2025 में 11 हो गया, और अभी 3 ऐसे इफेक्टेड इलाका आ गया। आपकी बात सुनी बाग साहब जी, तो मुझे आपकी बात से ये लग रहा है, हाँ, और जरूरी भी है, हम बात कर रहे हैं सारी विचारधारों की। आपकी बात से मुझे लगा कि जो 11 औरतें मरी, बच्चे मरे, हाँ, और उनके जंगल के साथ या उनके हक के साथ गलत हुआ, आप एक बात मुझे समझ आई कि उनके साथ गलत हुआ तो उन्होंने फिर गलत किया। सबसे पहले तो 21 फरवरी 1848 को कार्ल मार्क्स का ने अपना एक फ्रेमवर्क तैयार करा आइडियोलॉजी का, जो कि फ्लोट हुआ, चाहे फिर वो यूरोप तक पहुंचा, वो जर्मनी से शुरू हुआ, उसके वो जब कुछ हुआ और वो भारत तक घूम के आया, और कैसे फिर सीपीआई चाइना से घोषित हुई, ये सब बात अलग कर देते हैं। मैं बहुत ही अपने दर्शकों को समझाने के लिए एक बहुत आम बात, बाग साहब आपके घर में कोई काम करने आप बुलाते हैं आज, और उसको 5,000 रुपये महीना देते हैं, उसके मेहनताना, साल भर काम करने के बाद वो व्यक्ति ये कहता है कि नहीं साहब, मैं गरीब हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी सैलरी का केवल 5% ही मुझे देंगे, अब मेरा हक है इस घर पर। आप ये कहेंगे ऐसे कैसे? वो कहेंगे नहीं, आप जमींदार हैं या आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं, और आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। और उसके साथ 10 और लोग आ जाएं कि नहीं साहब आप गलत कर रहे हैं, और फिर वो आपके घर को कब्जा लें, फिर भी आप नहीं माने तो वो आप पे गोली बंदूक से बात करना चाहे। अब सर 2 पॉइंट है जी, एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरे साथ गलत हुए तो काम करने आते थे, एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो बात ही गोली से करना चाहते हैं। देखिए हक की भी एक सीमित स्थिति होती है ना सर। तो मैं ये नहीं कह रही कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो एकदम गलत पैमाने पे हुआ, ये कैपिटलिस्ट वर्सेस गरीब लोग में हुआ, लेकिन फिर आइडियोलॉजी को कैसे ट्विस्ट करके इसको पॉलिटिकली मोटिवेट करके लोगों ने अपनी आर्मी बनाते हुए हाथ में थमा दिया। तो हमने दूसरा एंगल तो देखा ही नहीं कि कितने पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, कितने आम लोगों का नुकसान हुआ, क्यों वो जंगल कभी भी पनप नहीं पाया, क्यों वो मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाया, इसीलिए तो क्योंकि उनको बंदूकों से बात करनी थी। तो आपको लगता है कि आइडियोलॉजी का गलत तरीके से इस्तेमाल होकर गलत या लाल आतंक कैसे बना?
यस, मैं उसको आंसर करूंगा, पावर फ्लोज फ्रॉम ए बैरल ऑफ ए गन। ये कंसेप्ट है, ये अवधारणा है, ये विचारधारा है उसी आंदोलन का जो एमएल बनता है। वो लोग जो सीपीआई-एम से अलग होके एमएल जब बनाते हैं तो उनका मेन चीज होता है, नो वी हैव टू कंट्रोल द स्टेट। पहले विलेज लेवल पे वो जाते हैं, रूरल लेवल पे जाके वहां पे एक कॉमन कंसेंसस बताए, अच्छा तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, क्योंकि लिटरेसी रेट बहुत कम है वहां पर। इसलिए भड़काना हुआ ना सर ये। नहीं, अरे उसको और समझिए, दुख हुआ ना उसके साथ। पहला हुड इज द स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। आर्टिकल 14 क्या कहता है, आपके जो फंडामेंटल राइट है कि आप इजीली एक्सेस करेंगे। मैं अगर फरियाद लेके जाता हूं आपके पास तो आप मेरा फरियाद सुनेंगे, तब उसके बदले ये आज भी वही स्थिति सर अभी भी एग्जिस्टिंग है। सर, इस चीज को नहीं भूलना क्या चाहिए हम लोग। किसी के साथ कितनी नाइंसाफी हो, बंदूक उठाना कितना सही था? नहीं, ये बिल्कुल ही सही नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि और अगर बंदूक उठाया किसी ने तो लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा था? जब हम अंग्रेजों को भगा सकते थे तो क्या हम माओवादियों पे कंट्रोल नहीं कर सकते थे? ये बिल्कुल आपने जो शुरू में बोला था कि एक राजनीति से प्रेरित विचारधारा और इसका पॉलिटिसाइजेशन हुआ था, उसको आप ऐसे समझ सकती हैं कि जब 1967 में जब ये 3 लोगों का जब एसोसिएशन बना, उस एसोसिएशन का नाम था सिलीगुड़ी ग्रुप। जी, सिलीगुड़ी ग्रुप क्यों बनाया गया था, और इसका थोड़ा सा और पीछे अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि इसकी रचना 1958-59 से ही शुरू हो गई थी, चाइना के माध्यम से। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उस समय, जैसा सर बता भी रहे थे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक आइडियोलॉजी लेकर अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी ने जब कुछ नहीं कर पा रही थी, मतलब 30 साल 35 साल हो गया था, आज़ादी के पहले बनी हुई पार्टी थी, कुछ नहीं हो पा रहा था, तो इनको सत्ता में भाग लेने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए एक एजेंडा चाहिए था, जो ये जैसा बाग साहब ने बताया कि लेनिनिज्म से और माओइज्म से प्रेरित होकर, हाँ प्रेरित होकर, और इंडिया में इसी तरीके का कुछ आर्म्स रेवोल्यूशन हो, ऐसा प्रयास किया गया। और इसकी शुरुआत जो है 1958-59 में चाइना से किया जाने लगा, क्योंकि 58-59 में ये तय चाइना ने कर लिया था कि मुझे इंडिया के साथ वो फ्रेंडली नहीं रहना है, इसके पार्ट को हथियाना है। तो उस समय से उसकी योजना वहाँ से बननी शुरू हो गई थी। और ये 3 जो लीडर इसके उभरे थे, सन्याल थे और संथाल थे और चारू मजुमदार थे, ये तीनों सिलीगुड़ी के थे, सिलीगुड़ी के नेता थे, सिलीगुड़ी ग्रुप करके बना गया था। सिलीगुड़ी आपको ध्यान होगा कि ये चिकन नेक कहा जाता है, हाँ, और वहाँ से एंट्री करना इनके लिए बहुत इजी था। तो एक ऐसे मूवमेंट को इन्होंने शुरू किया जिसमें कि आर्म्स रेवोल्यूशन हो, और ये आप पूरा एरिया देखेंगे। और जस्ट टू ऐड ऑन, आज जो महाराष्ट्र, मुंबई को हम कैपिटल के हिसाब से देखते हैं, कलकत्ता आज भी 50 साल लग जाएंगे उतना डेवलप्ड होने में, जब अंग्रेज गए थे तब जितना डेवलप था। एग्जैक्टली। और इस विचारधारा ने कलकत्ता को कहां से कहां लाकर खड़ा किया। हाँ, आप वही नहीं, आप पूरा ईस्टर्न रीजन को देखें, इसमें लगभग 12 स्टेट में अंत तक ये फैला, 180 डिस्ट्रिक्ट में फैला ये, और 12 स्टेट में फैला। तो इसका ये वही स्टेट थे और वही पट्टियाँ थे जो कि जहाँ पे आदिवासी लोग ज़्यादा रहते थे, जहाँ पे गरीबी ज़्यादा थी, इलिटरेसी थी, हाँ इलिटरेसी थी, और इन लोगों को मोटिवेट करना बहुत आसान था, इन लोगों को समझा देना बहुत आसान था। तो 67 में जब इन्होंने शुरू किया, जब ये अपना इसी बेसिस पे इनमें फ्रैक्शन भी हुआ, इसी बेसिस पे फ्रैक्शन हुआ। एमएल इसलिए बना कि एमएल आर्म्स रेवोल्यूशन के पक्ष में था, और एम जो था मार्क्सिस्ट जो था सीपीआई-एम, वो आर्म्स रेवोल्यूशन के पक्ष में नहीं था, एमएल उस पक्ष में था। और दे वर हाईली इंस्पायर्ड बाय माओइज्म, और हाल ही में चाइना का रेवोल्यूशन था, दे आर बीइंग सपोर्टेड, फुली सपोर्टेड एंड प्रोमोटेड बाय पीपल्स पार्टी ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट से सपोर्ट। एक बार तो हमने अंग्रेजों को बाहर किया सर, और हम अंग्रेजों को बाहर करते करते हम, अगर ये और गहराता तो हम तो कंट्रोल्ड बाय चाइना रशिया होते सर। एग्जैक्टली। नहीं, हम चाइना से आखिर आप सोचें 67 में इनके पास जो अत्याधुनिक हथियार जो पहुंचे थे उस समय, वो हथियार कहाँ से आए थे? एंड दैट वाज नॉट क्लोज टू पाकिस्तान इवन। सो दोज आर्म्स वर बीइंग promoted and provided by माओइस्ट। इसीलिए बहुत जरूरी, मैं आऊंगी उस बात पे कि नेपाल में क्या हुआ अभी, लद्दाख में क्या होते होते रह गया अभी, या हम ये कहें कि बांग्लादेश में क्या हुआ, यही इंटरनल चीजें जो बाहर से फेल्योर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी।
लेकिन जो फेलियर ऑफ border इंडियन इलाके- पॉलिसी, लेकिन खैर सर वो आप तो अलग issue वो है। एक वो अलग- बात अलग है विषय इसमें, है। पर सब कुछ आपके जुड़ा हुआ है country कि हम को कोई अगर अगर माल सप्लाई कर रहा है, गन्स आर्म एंड एम्यूनिशन दे रहा है, सर जो आर्म्स एंड नहीं, एम्यूनिशंस वो- मिले हैं इन लोगों से, ये आप इतने advanced। एडवांस्ड आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, और ये बात करनी जरूरी है कि हम भले ही लड़ रहे हो अपने इंटरनल टेररिज्म से, लेकिन ये बैक्ड बाय चाइना है। डेफिनेटली और Exactly. यही है कि कैसे कैसे अरुणाचल में वो आना चाहते हैं, कैसे कैसे अपने लोग घुसाना चाहते हैं। तो मे बी वी सी दिस एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, हाँ। बट इट इज ऑल मिक्स्ड अंडर द कार्पेट। एक बात आपसे समझेंगे, आसाम, आप रहे आसाम, जी। आपने इन्हीं माओवादी सोच, विचारधारा और लोगों की प्रेजेंस में आसाम आज क्या हो सकता था और क्या नहीं हुआ? आपने कितना देखा कि इसने जकड़ा एक किसी राज्य को? हाँ, आप ये देखिए कि जो सोच है कि हमको जो करना है वो बंदूक की नली से और ही आप होना है, डीजीपी थे, तो क्या जी। क्या एक्सपीरियंस रहे, मैं जानना चाहती हूँ। तो यही सोच को आगे बढ़ाया था इनके साथियों ने। समय आने पर उल्फा आया था, उन्होंने भी यही कहा कि हमको जो करना है वो बंदूक की नली से ही करेंगे। और उस सोच को समर्थन देने वाले भी लोग थे और काफ़ी संख्या में थे। इनफैक्ट हम तो एक वहाँ पर एक लोग मजाक करते हैं कि रात में उल्फा दिन में सल्फा, कि रात में आप इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, दिन में सरेंडर दिखा करके आप कोई और एक्टिविटी करते हैं। तो लेकिन वहाँ पर पब्लिक सपोर्ट उस प्रकार का नहीं था जैसा कि यहाँ पर है, ना ही उस प्रकार की मैं कहूँगा कि ग्राउंड था। ग्राउंड की भी बड़ी इम्पोर्टेंस है। आप देखिए जैसे रेड कॉरिडोर जिसको हम कहते हैं, तो उसकी जो टोपोग्राफी है, उस पे जो जंगल हैं, उस पे जो छोटे छोटे पहाड़ हैं, वो एक बड़ा उचित वातावरण देते हैं इस प्रकार के आंदोलन को जन्म लेने के लिए। हमारे असम में उस प्रकार की सुविधाएं नहीं थी, तो ये आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसको समय रहते हुए कंट्रोल किया गया। और मैं न केवल असम में था, मेघालय का लॉ एंड ऑर्डर का आईजी था, वहाँ पर भी इस विचारधारा ने जन्म लिया था, लेकिन समय रहते हुए उसको मिल करके कंट्रोल कर लिया गया। तो इसलिए ये खुशी है कि कम से कम वहाँ पर इस प्रकार का कभी ऐसा हुआ कि आपकी ये उल्फा या माओवादियों ऐसे किसी से कोई बातचीत आपकी, कभी ऐसा एनकाउंटर हुआ, मिलना हुआ, बातचीत आप हुई, ऐसे डायलॉग नहीं, एनकाउंटर नहीं, बातचीत बातचीत जैसे बोलते हैं, मतलब उल्फा के फिजिकल साथ तो हुआ ही एनकाउंटर। होगा। हाँ, आप डीजीपी थे तो उल्फा के साथ तो हुआ ही होगा। आप ऐसे देखिए, मैंने इंटेलिजेंस में बहुत साल काम किया, तो इसलिए पूरे नॉर्थ ईस्ट के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो उनसे बातचीत करते रहना मेरी ड्यूटी में शामिल था। जी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नागालैंड का जो एक्सट्रीमिस्ट था या मणिपुर का जो एक्सट्रीमिस्ट था, इनको भी वही माओवाद की सोच से उनको हमेशा सपोर्ट मिला, इक्विपमेंट मिला, ट्रेनिंग मिला, पैसे मिले। तो इन लोगों से बातचीत हम हमेशा करते रहते थे, क्योंकि शिलोंग जो है एक पीसफुल जगह मानी जाती थी। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे, अपने यहाँ एक्सट्रीमिस्ट थे, लेकिन शिलोंग में रेस्ट करने आते थे। तो एक साइकोलॉजिकल सवाल मैं समझना चाहती जी। हूँ, जैसे कि 16, 17, 18 साल के बच्चों को आईएसआई ले जाता है और उनको रेडिकलाइज करने के लिए कुछ तस्वीरें, फोटो, ये सब जी। दिखा के कि भारतीयों ने ऐसा किया, इंडियंस ऐसा करते हैं, और वो इमीडिएटली रेडिकलाइज हो जाते हैं और वो कहते हैं भैया हम तो मरने को तैयार हैं, जो भी रीजन है, रेडिकलाइज। जैसे माओवादियों ने गांव के लोगों को रेडिकलाइज किया, वेरी इजी, तुरंत हाँ, it was very illiteracy। easy for them, हाँ। सर आप लोग जब इन उल्फा वगैरह से मिलते थे तो आप जी। लोग उनका ब्रेन वॉश नहीं कर पाते? और नहीं, मैं मतलब तो आप लोग भी मैं भी तो बताता हूँ, psychological मैंने है ना सर, घंटों आपको ब्रेन वॉश करके अभी लाया गया ना वापस। नहीं, मैं अभी उनको घंटों सरेंडर कराया गया, पहले क्यों नहीं हुआ? बात नहीं, किया। नेताओं का मैंने brain wash करना बड़ा मुश्किल अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रेनिंग है और उनका जो ब्रेन वॉशिंग था, उनके बॉस ने जो किया था, अलग-अलग है। माओ के से जो आया हुआ है, इनका ब्रेन वॉश उस तरह का नहीं था, इनको पलटना आसान था। लेकिन जो मणिपुरी एक्सट्रीमिस्ट हैं या जो उल्फा एक्सट्रीमिस्ट थे, उनका ब्रेन वॉश ऐसा हुआ था कि उनको अब 4 घंटे 6 घंटे भी बात करें तो वो नहीं हो आपकी पाता। बात नहीं मानते थे। इनफैक्ट मुझे उन्होंने कहा कि सर आप फलाने हिस्टोरियन की किताब पढ़िएगा, हाँ। तो उसके पेज नंबर फलाने पर लिखा हुआ है कि जो है हम भारत के कवि नहीं थे, हम भारत से हमेशा अलग थे। बिल्कुल। तो- और शायद इसीलिए ये- कार्ल मार्क्स का जो पूरा फ्रेमवर्क था उसे लोगों ने पढ़ा, समझा और उन्होंने- इम्बाइब करके नहीं, मैं इस पे एक ठीक, चीज और ऐड ठीक। करना चाहूंगा। जैसा सर ने बताया, इसका सबसे पहले
जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस थे वहाँ पे ये थियरी जो थी ये काफ़ी फ्लॉरिश हुई इंटेलेक्चुअल्स के बीच में। और आज भी मैं कहूँगा कि इनके ऊपर जितने लिटरेचर हैं उतना शायद किसी विचारधारा के ऊपर लिटरेचर नहीं होगा जितना इनके ऊपर लिटरेचर है। लिटरेचर, हाँ, और ये प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जैसे जेएनयू हो गया, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया, इफ्लू हो गया, ये सब प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस जो थे वहाँ पे इसको पहले इसकी जड़ को मजबूत की गई और वहाँ से जो इंटेलेक्चुअल्स के बीच में आया। मैं जेएनयू में जब पढ़ाई करता था तो उस समय मेरा ऐसा था कि अभी जो ये हैं दीपांकर भट्टाचार्य, उनसे मिलना मेरा हुआ था। इन लोगों की क्या सोच थी, मैं सोच कर मुझे आज भी आश्चर्य लगता है कि ऐसे ऐसे लोग अगर पार्लियामेंट में बैठे हैं, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के चीफ बने हुए हैं तो ये देश के लिए कितना खतरनाक है। मैं नई आई थी दिल्ली तो में, ये इंटेलेक्चुअल्स, मैं अभी इसको एक बार फिनिश कर जेएनयू लूं। गई तो मेरे को लिबरेशन के नाम पे जो मैंने देखा, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। आई वाज स्टूडेंट देयर, आई नो दैट। हम दो कंसेप्ट को अगर समझना चाहिए, पहले तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से इनको कैटेगराइज। बाकी साहब एक मिनट मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, एक से हाँ इसको फिनिश कर देता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि जब इंटेलेक्चुअल्स के बीच में ये विचारधारा जब पहुंची और वहाँ से अगर कोई इंटेलेक्चुअल, कोई प्रोफेसर बोल रहा है, किसी गांव में जाकर बता रहा है, तो इसको बहुत आसानी से आप मोल्ड कर सकते हो वहाँ के लोगों को। निश्चित रूप से जो जंगलों के जो समस्याएं थी, वो समस्याएं थी, उस समस्याओं से उनको मिलिटेंट बना देना बहुत आसान काम उनके लिए हो गया था। बिल्कुल, वेरी मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। जैसे कोई मार्क्स, ही हैज नेवर कम टू इंडिया, वो इंडिया में नहीं आए, वहाँ से बैठ के कोई थ्योरी बनाए। दूसरी बात है कि मार्क्सिज्म की जब हम बात करते हैं कि इंडियन कंटेस्ट में जब उसी को धरातल में उतारना होता है तो क्या होता है, यहाँ कास्ट रिलेटेड सोसाइटी है, जाति प्रधान देश है। वहाँ जो सोसाइटी था, समाज जो था, वो क्लास रिलेटेड का जो डिफरेंस भी था तो ब्लैक एंड व्हाइट का था। यहाँ पे पहले ही जाति निर्धारित हो जाती है। यहाँ पर जो ये लोग जाते हैं जी, 3 लीडर की बात कहें, या अभी जो हिडमा मारा गया नवंबर 2025 में, 1 करोड़ का इनामी। सबसे बड़ी बात है कि उसको समझिए कि जो पीपुल्स लिबरेशन गरिल्ला आर्मी का वो कमांडर इन चीफ था, और वहां पर ये पीपुल्स लीडर हैं, उनका मास अपीलिंग है, 20 साल का तजुर्बा है, और वहां पे अगर उसका पूरा जो संरचना मैकेनिज्म को देखेंगे जिसको डेवलप की गई, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बनाया गया, और ये पहला आदिवासी है जो इनका जो एपेक्स बॉडी है एमएल का, तो वो एपेक्स बॉडी का वो पॉलिट ब्यूरो मेंबर था जहां से पॉलिसी बनाई जाती है और धरातल पे 2nd, 3rd लेवल पे उसको इंप्लीमेंट की जाती है। हम लोग जब बात कर रहे हैं कि विचारधारा मार्क्स के आए नहीं, तो वहां पर क्या उनका हो सकता है, एमएन रॉय साहब उनका जनई संस्कार कर दी हो, या मार्क्सवाद वहां से आया, यहाँ माछ भात बन गया, उसको खाने लगे माछ भात तरीके से, मार्क्सवाद वहां आया, यहाँ माछ भात बन गया। तो उसी तरह से अपने तरीके से व्याख्या किया। पढ़ा लिखा वर्ग कौन है, आपको पता होगा कि जो हायर क्लास के लोग वो पढ़े लिखे वर्ग हैं, तो उनको उसी हिसाब से ब्रेन वॉश कर दिए। अब जितने मर रहे हैं आदिवासी, विस्थापित हो रहे हैं आदिवासी, संगठन आदिवासी, माओवादी आदिवासी, टॉप लेवल का जो लीडरशिप है जहां से ये लोग मैनिपुलेट होते हैं, जिनको इनको मॉडरेट की जाती है, कैटेगराइज दी जाती है, आज भी लीडरशिप उसी के हाथों में है। और जो हम लोग बात करें 28% इंडिया आयरन ओर कहां पर है, यहीं पर है। 26% कोल कहां पर है, यहीं पर है। Absolutely. तो ये जो कॉर्पोरेट लूट होगा, हम लोग मेन चीज इनजस्टिस, हम चाहते हैं जस्टिस जाए, मुख्य धारा में वो शामिल हो, लेकिन ऐसा कोई खास मॉडल है हम लोगों के पास अभी इंडियन मॉडल्स पे है कि उनको कैसे मुख्य धारा में। ब्रिटिशर भी यहाँ पे रोड रास्ता का निर्माण करते थे, ये भी हो रहा है, वो भी माल लेके लंदन पहुंचाते थे। और ये ऐसा ना हो कि अडानी टाटा के साथ जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है मैडम, उसको अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ये विचारधारा को हम खत्म नहीं कर रहे। नहीं, इसमें देखिए विचारधारा, हाँ आप, मैं चाहूंगी इस सवाल का जवाब मुझे मेरे दर्शकों के लिए आप तीनों ही दें। हाँ प्लीज। छत्तीसगढ़ अगर उसकी खान संप्रदा ये सब देखें तो अपार, Yes. झारखंड Correct. अपार, लेकिन वो नहीं बढ़ पाया। ठीक है, अब अगर सरकार, जैसे आज सेमीकंडक्टर का इनॉग्रेशन फैक्ट्री का जो गुजरात में हुआ, वैसे ही असम में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगी है। सेमीकंडक्टर हमारे जीवन के लिए सांसों की तरह बराबर महत्वपूर्ण हो गया है। बिल्कुल, हर चीज में सेमीकंडक्टर। अब अगर कोल की माइंस की फैक्ट्री वहां लगती है तो सर कोई आम आदमी तो नहीं लगा सकता। मैं बिल्कुल कॉर्पोरेट जस्टिफाई नहीं कर रही, जिसके पास पैसा होगा, फोर्स होगी, लेबर होगा, वही लगा सकता है। और देश में कौन है वो लोग? बड़े उद्योगपति। बिल्कुल। अब सरकार, केंद्र सरकार किसी बड़े उद्योगपति को बाग साहब वहां पर बेचती है छत्तीसगढ़ में,
कोल की माइनिंग करने के लिए, तो फिर इस पे आरोप लगेगा कि ये तो आपने अडानी या अंबानी को दे दी, आप XYZ को दे दी। नहीं। लेकिन उसके बिना होगा कैसे? बाग साहब आपको दे देंगे या मुझे दे देंगे तो क्या हम उसको कोई करा कोई पाएंगे? बात नहीं। बात है कि एक 1993 में पैसा एक्ट बना था, साहब को पता है, साहब को भी पता है। बात है कि जो मॉडल हम लोग डेवलप कौन नहीं चाहता है, विकास किसको नहीं चाहिए? कौन करेगा सर? सरकार करेगी, स्टेट रिस्पांसिबिलिटी। स्टेट्स रिस्पांसिबिलिटी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सही कह रहे हैं कि 50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हो, वहाँ पे स्कूल अस्पताल खुले, आपको नहीं, basic education लेकर जाइए। जो डिस्ट्रिक्ट फ्री हुई टैक्स है। और शराब के टैक्स के पैसे मैं के कह लिए रहा पैसा हूँ कहाँ है कि सर? जो रिहेबिलिटेशन ऑलरेडी 2.5 आपका जो विस्थापित लोग हैं, आदित्य जी, मेरा जो main district चीज- free हुए हैं। एक सेकंड संजय जी, मैं उसको ये कर रहा हूँ। मैडम बहुत अच्छा सवाल किया। वहां पर अदानी, अंबानी या जो कॉर्पोरेट टाटा जाने की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जिन लोगों को कंसर्न दिखा रहे हैं हम लोग। जल जंगल की लड़ाई बिरसा मुंडा ने छिड़ा था, हवा राज लाने की बात कही थी, अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा था, मगर वही स्थिति जो 1967 की बात है, नक्सलवादी से आंदोलन हुआ, इनजस्टिस अगर प्रिवेल कर रहा है, आपका हेल्थ इंडेक्स वहां पे बरकरार नहीं है, जैसे हेल्थ की बात कहा, तो साथ साथ हमें दोनों मॉडल को पैरेलली चलाना ठीक है। है, सर, एक बात तब जाके बताइए। परपेचुअल हो सकता है ये ठीक मूवमेंट। है, आप कुछ कह रहे थे? इन्हीं के बात को मैं एक बार बता दें। देखिए, प्लीज। आप जो भी 180 डिस्ट्रिक्ट 180 जिले जो इससे प्रभावित थे, और आज के डेट में मुश्किल से 12 या 13 जिले रह गए हैं, तीन- जो कि कल घोषणा भी हो गया है कि वो खत्म हो चुके तीन- हैं, वहां भी नहीं रह गए हैं। तो ये जितने डिस्ट्रिक्ट शुरू में जो फ्री हुए थे, जब 180 से इसकी संख्या जब 128 आई थी, उस समय जो लगभग 70 डिस्ट्रिक्ट जो फ्री हुए थे, 60-70 डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे यही था कारण कि वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था, वहाँ के लोगों को एजुकेशन मिला था, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी थोड़ी बढ़िया कर दी गई थी, जिसके चलते वो फ्री हो गया। हम इस कार्यक्रम के पहले सर से बात कर रहे थे, तो उस समय ये बात आई कि ये आइडियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं, ये तभी होती है जब आपको उस हिसाब से उस परिवेश में रखा जाए। कोई माइंड वॉश करने वाली बात नहीं है। जैसे JNU में जो बच्चे पढ़ते हैं, आते तो छोटे छोटे जगहों से हैं, और वहाँ जब पढ़ाई करते हैं तो मार्क्स से बहुत बड़े फॉलोअर बन जाते हैं। सीतारमण जी भी जो आइडियोलॉजी वो भी JNU से है। हाँ। सर, एक मुझे बात समझाइए मैम। सर, एक बात ही बताइए, अभी हम बात यही कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल सर, जब कोई खाली होता है तो फिर वो इन आइडियोलॉजी से प्रभावित होता है। खाली दिमाग शैतान ठीक है। का घर। अब अगर सरकार इन 180 जिलों में स्टेट वाइज कहीं पर कुछ फैक्ट्री लगाती है, जिससे कि लेबर जनरेशन नौकरियां हों, बिजी रखती है, क्या जरूरी है? ये करना जरूरी है या नहीं? देखिए, मैं बताता हूँ। उनको बिजी कैसे रखें? जो नहीं, इस आइडियोलॉजी से अभी जुड़े हुए लोग जो बच गए हैं, कईयों को तो सरेंडर करा दिया, कईयों को मुख्य धारा में नौकरी दे दी, कईयों को ट्रेनिंग दी जा रही है, तो फिर नौकरी दी जाएगी, काम दिया, तो जनरेशन जरूरी है, उसके लिए फैक्ट्री जरूरी है। अब फैक्ट्री लगाएगा कोई बड़ा उद्योगपति, फिर विपक्ष सवाल करेगा कि देखिए ऐसा हो गया, तो ये कैसे मैं चलेगा? ऐसे इसको देखता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि ये एरिया हमने मुक्त करा लिया है और इस एरिया में अब कोई नक्सलवाद नहीं है, हाँ। मान लीजिए, तो हम आगे क्या करें कि जो दोबारा ये समस्या ना आए। Absolutely the Yes, ठीक है? that is the main तो concern. इसको हमने प्रैक्टिकली असम में किया था। वो है कि एक है एजुकेशन, एक है हेल्थ, और तीसरा है कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट। ये चीज़ें हम लोगों ने कोशिश करके अंदर तक लेके गए, और उसके बाद ऐसा हो गया कि वहाँ जो अतिवादी थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, उल्फा और वो इररिलेवेंट हो गए कि लोग कहें कि हमारी आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर मेरे घर में प्रेग्नेंट लेडी है जिसको अस्पताल ले जाना है, तो सरकारी मैं 108 या 112 में फ़ोन करूँगा, एम्बुलेंस आएगी। मेरा पड़ोसी से झगड़ा हुआ तो मैं SDM साहब के यहाँ जाऊँगा, SDM साहब मेरे यहाँ खुद चल के आएंगे। अगर मेरे बच्चे को एजुकेशन की ज़रूरत है तो प्राइमरी स्कूल बगल में है, अब वो टीचर आ गया है। तो जब इस प्रकार की सुविधाएं हो गई तो उल्फा का या बोडो अतिवादियों का उनका यूजफुलनेस खत्म हो गया। ये कब की बात कर रहे हैं सर आप? ये सब कब शुरू किया था? हाँ, ये हमने शुरू किया था 2002 में, और जब तक मैं था 2010 अब तक। मेरी एक और बात मैं समझा, मैं अभी पिछले चुनाव में आसाम काफ़ी गई थी, मैं फिर जाने वाली हूँ, तो मैं एक साड़ी की दुकान पे गई, फैक्ट्रीज वाले सेटअप में गई मैं। तो मैंने देखा फैक्ट्रीज खाली हैं, साड़ियाँ बनती हैं सर वहाँ, फैक्ट्रीज खाली। मैंने उनसे पूछा कि मुझे एक ऐसी साड़ी अगर सेम बनवानी हो 5-7 और मैं अभी 10 दिन यहाँ हूँ तो बन जाएगी? बोले नहीं नहीं नहीं, अभी तो लेबर नहीं है। फिर मैं दूसरी फैक्ट्री में गई सर, अभी लेबर नहीं है। मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, लेबर क्यों नहीं है? तो उन्होंने
जब किसी एक लेबर से मैंने बात की, उसने कहा भैया सरकार मेरी बीवी के खाते में पैसे दे दिए, मेरे को साल भर का अनाज दे रखा है और बिजली पानी ये सब फ्री है, मुफ्त है, तो मैं क्यों आऊंगा काम करने। तो ज्यादातर लेबर, समस्या सब जगह अब जब हम समस्या शुरू एक हो तरफ गई है। हम उनको नौकरी देके बिजी करना चाहते हैं, एक तरफ हम मुफ्त की स्कीम में जो गरीब लोगों को घर बिठा देते हैं, तो सर ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। बात हो सकता है आज के सब्जेक्ट से रेलेवेंट ना हो, लेकिन अल्टीमेटली फिर वो लोग फ्री होंगे, जी। फिर वो किसी चीजों में आगे बढ़ेंगे। सर बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही, एकदम सही पकड़ा। और ऐसा ही है कि अगर शाम की रोटी का मेरा बंदोबस्त हो जाए तो मेहनत करने की जरूरत ही मैं नहीं। पसीना जो मुझे जो पैसा मिलता है उसी से एक पौवा दारू भी खरीदूंगा और थोड़ी चार सी लोगों के रोटी साथ लूंगा बैठूंगा भी। और बैठो। एंजॉय करूंगा, तो काम नहीं करूंगा, इसमें कोई शक नहीं ठीक है। सर, गोली का जवाब गोली से दिया जाता है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। ये भी कहा कि जो लोग अर्बन नक्सल का सपोर्ट करते थे अपनी राजनीति चमकाने के लिए, आज उनकी हार हुई है। उन्होंने ये भी कहा और भी तमाम बातें की। उन्होंने तो सीधा सीधा इंदिरा जी से लेकर राहुल गांधी तक और पी चिदम्बरम जी से लेकर, और बात वो भी है कि अगर हम देखें होम मिनिस्टर, इस पूरे 6 दशक में 3 होम मिनिस्टर मेजरली रहे, पी चिदम्बरम रहे, शिंदे साहब रहे और एक और रहे, तो कोई इतना बड़ा काम नहीं हुआ। सीधा सीधा ऑन रिकॉर्ड उन्होंने जनता के सामने कांग्रेस की कार्यप्रणाली को और दूसरी ऑपोजिशन पार्टियों को बेनकाब किया। तो सर कैसे किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है दर्शकों को बताने के लिए। ये अभियान शायद 20 मार्च 2019-20 के आसपास उन्होंने कहा था कि मैं प्रिपरेशन कर दूं। 2014 से शुरू हो गया। 14 से। तो अब ये हुआ कैसे? धीरे धीरे जिन लोगों को मारना था मारा, जो सरेंडर नहीं हुए उनको मार दिया, जिनको सरेंडर किया, जैसे हिडमा की बात है, उनको उनके परिवार सहित मारा, कई लोगों को, बड़े बड़ों को सरेंडर कराया। कैसे हुआ सर, ये पूरा कैसे फ्रेमवर्क तैयार हुआ? देखिए पहले तो इससे पहले हमने जैसे सुशील कुमार सिंधिया जी को देखा, उसके बाद पी चिदम्बरम साहब मेरे सीनियर कुलीग हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको देखा। उनका ग्रीन हंट प्रोजेक्ट लेकर आए थे, ऑपरेशन ग्रीन हंट। अभी जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का जो ऑपरेशन सक्सेसफुली कंडक्ट किया आदरणीय अमित शाह जी ने, तो उस टाइम पे भी फेक एनकाउंटर हुए थे, क्योंकि जो प्रेशर होता है पुलिस के पास कि भाई उनको दिखाना है ये सारा चीज़। अभी देख लीजिए 1 फरवरी को 2005 बीजापुर में जो हुआ टोली मेटा एनकाउंटर, आरोप है पुलिस के 8 ग्रामीण लोगों को नक्सल बना के मार दिया। 21 मई 2025 नारायणपुर का, 2 अप्रैल 2024 का एक औरत गूंगी बहरी है तो उसको मार दिया। मगर अमित शाह जी का एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल रिफ्लेक्ट करता है कानून के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर की बात है। और 2014 से जब से सत्ता सौंपी गई वो अडिग रहे एक इश्यूज के ऊपर। पर कैसे किया सर ये? तो कैसे मैं ये तो कह रहा हूं कि वहां पर जाने के बाद उन्होंने जो मैकेनिज्म है वहां पर, मैं हो सकता है पॉलिटिकल मतलब एग्जीक्यूटिव क्वेश्चन हो सकता है, मैंने ट्राई टू आंसर इट बीइंग ए लीगल एक्सपर्ट। बीच में क्या हुआ, कुछ लोग जो थे वहां पर मुझे संपर्क किया कि हम लोग लीगली ये करते हैं, बट थिंग इज दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल फ्रॉम माने फार फॉरेस्ट लैंड टू दिल्ली। तो कहीं ना कहीं ये गैप है, मगर ये सारे चीज को एनसर्कल किया गांव में धीरे धीरे। जो आप लिखिए 12,000 रोड का निर्माण किया इस समय में। आपको इज इट नॉट पॉसिबल? ये पॉलिटिकल विल को दर्शाता है, जो नितिन गडकरी साहब का भी बहुत बड़ा रोल है। और होम मिनिस्ट्री के साथ साथ वहाँ का जो पुलिस ऑफिसर्स को क्लीन एंड दिया, चाहे डीजीपी, सीआरपीएफ और जो ब्लैक कोबरा कमांडो हैं, उनको पूरा क्लियर दे दिया कि भाई देखिए ये करिए, एक तो आप सरेंडर कर लीजिए। अब रिसेंटली एक वीडियो जारी हुआ था, जो होम मिनिस्टर है छत्तीसगढ़ के, वो बात कर रहे हैं भाई कोई दिक्कत नहीं, आप प्यार से सरेंडर करो और बात करो, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, जो शर्त है आपको रिवलेट प्रॉपरली किया जाएगा। जहां पे संवाद है, अमित शाह जी ने सीधे तौर पे वहां संवाद किया, कम्युनिकेशन बिल्डअप किया। दूसरी ओर जहां पे नहीं होता था वहां पे आपको 706 लोगों का एनकाउंटर हुआ। और ये सारे लोग जो प्रोसेस 2200 लोग जेल में गए, 706 लोग का एनकाउंटर हुआ, और उसके अलावा भी बहुत 4,839 लोगों का आप लिखिए वो सरेंडर किए, एक रिहेबिलिटेशन हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैं मानता हूं संजय जी कि ये प्रोसेस है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको अगर लंबा हम लोग चलाना चाहते हैं, एक परपेचुअल पीसफुल इंडियन स्टेट बनाना चाहते हैं, जहां पे डेवलपमेंट भी हो, इंडस्ट्री भी लगे, और उसके साथ साथ जो आम है जल जंगल, क्योंकि शुरुआती आपके लिए जो जंगल है उसके लिए वो घर है।
ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुलिस वही थी। ऐसा होता है ना कि अधिकारी तो लंबे समय से चलते आ रहे हैं, वही पुलिस पहले ऐसा लगता था कि उनके पास हथियार घर छोड़ के आते हैं, और वही पुलिस अब 2014 के बाद अलग एक्शन में थी। बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब तमिलनाडु की और कर्नाटक की सरकार मिलके वीरप्पन को किस तरीके से, मतलब कितने लोग मर गए, थक गए, 15 साल तक ऑपरेशन चला और नहीं हो पाया, और अब आप देखिए किस तरीके से। तो ऐसा लगता है कि आपको वो एक लीडर की जरूरत होती है, उस विजन की जरूरत होती है, पॉलिटिकल विल। मैं आपको मैं थोड़ा सा इसका ये बताना मतलब पुलिस चाहूंगा। फोर्स को भी ये कहना कि जाओ, बंदूक का जवाब बंदूक से। बिल्कुल, इसमें देखिए इसका जो एनडीए गवर्नमेंट जो पहली बार आई थी, उस समय से इसका फाउंडेशन एक तरह से रखा गया था कि इसको एलिमिनेट किया जा सकता है, क्योंकि बीच में जो कांग्रेस की जो सरकारें थीं, तो उसमें तो ये मानकर चल रहे थे कि इसको थोड़ा कम किया जा सकता है, लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता है। समाप्त करने का जो विल पावर है, ये अमित शाह जी ने ही दिखाया है पूरे देश को। बिल्कुल, ये बात कहने की है। फाउंडेशन इसका एनडीए सरकार के समय में जब 2000 के आसपास 2000 आप देखेंगे, उस समय सबसे ज्यादा 2000 में सबसे ज्यादा अटैक हुए हैं। नक्सलाइट जो था, नक्सलिज्म जो था, ये अपने पीक पे था 2000 के आसपास। और पिछले 2014 से लेकर और अभी तक आप देखेंगे तो लगभग 12,000 से ज़्यादा लोग या तो सरेंडर कर दिए हैं या नहीं तो न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं, मार दिए गए हैं। तो ये जो बड़ा अचीवमेंट हुआ, इसका नींव जो था वो 2000 के बाद ही रखा गया था। उसमें 2001-2 में जब उस समय ये आपके सीएपीएफ को फोर्सेस को जब इसमें उतारा गया और इसको जब दिया गया था ये कमांडो, फिर उसके बाद से निश्चित रूप से यूपीए की जब सरकार आई थी तो उसमें उन्होंने 2009 में जो एक जो बड़ा ये हुआ था ऑपरेशन ग्रीन हंट, हाँ, तो ग्रीन हंट जो 2009 से शुरू किया गया था, तो उस समय इसलिए हुआ था कि उस समय इन्होंने बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स को भी मारा था और ऐसे ऐसे जगहों पे अफेक्ट हुए थे जहाँ पे कि मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो उसका भी थोड़ा सा रोल था, लेकिन जो ये जो दृढ़ संकल्प है कि इसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना है, तो ये 2019 में जब कश्मीर आप काफ़ी गई हैं, तो उस समय जब ये आपका धारा 370 और ये सब जब हटाया गया, उसी समय ये संकल्प लिया गया था सरकार के द्वारा, और वो भी कि जब धारा 370 हट सकती है तो नक्सलिज्म को जड़ से समाप्त किया जा सकता इसको है। मैं वही फिर दोबारा कहूँगा कि ठीक है, हमने सिक्योर कर दिया एरिया, लेकिन अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ये विचारधारा दोबारा एक मैं वही कहना चाह रहा था, वही तो बार-बार सबसे बड़ी वजह है कि उसका बैक ना बाहर से आ रहा है, बैकअप नॉक बार-बार और आइडियोलॉजी यहाँ आई। पर जो समस्याएं हैं वो हैं अभी भी, तो उसको रिकॉग्नाइज करना आवश्यक होगा और उनको रिकॉग्नाइज करके उनको एलिमिनेट करना होगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, सरकार ने एक एक्ट बनाया, फॉरेस्ट राइट एक्ट। ऐसा लगता है कि सारे ट्राइबल्स को राइट देने के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया गया, लेकिन जब आप ध्यान दीजिएगा तो मालूम कि ये टांग अड़ाने के लिए एक्ट बनाया गया कि ट्राइबल से मैं कैसे ज़मीन को, जंगल को दूर रखूं, वो है ये एक्ट। तो हाँ, तो गवर्नमेंट विल ऑलवेज हैव एन अपर हैंड। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ऑनेस्ट तरीके से हमारे जो वहाँ पर लोग रहते हैं, बाशिंदे हैं, ट्राइबल हैं, नॉन ट्राइबल हैं, उनके पक्ष में सरकार को काम करते जाना होगा, तभी फायदा होगा, नहीं तो दोबारा नक्सलिज्म आएगा। सर देखिए जी, अब मैं पॉलिटिकल बात पे आना चाहती हूँ, लेकिन ये आखिरी सवाल मैं आपसे समझना चाहती हूँ। प्लीज। इतने लंबे सालों से जो वो लेफ्ट विचारधारा या कम्युनिज्म विचारधारा नहीं, जो एक बहुत ही अलग तरीके की विचारधारा, जो आर्टिकल्स लिखा करते थे, जिसका जिक्र गृह मंत्री ने भी किया कि ह्यूमन राइट्स की बात है, पर आपके ह्यूमन राइट्स की बात होगी, मेरे ह्यूमन राइट्स की नहीं होगी। मतलब जिन लड़कियों को, जैसे मैं महिलाओं का जिक्र करूंगी, कितनी बड़ी संख्या में महिला फौज थी सर, इसमें महिलाओं को इसमें लाना, इतना ट्रेन करना, फिर उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि कई बार आपने देखा है पिक्चर भी बनी, अभिषेक बच्चन वाली एक मूवी बनी थी इसको लेकर, जिसमें ये था कि उन महिलाओं के साथ बहुत गलत हुआ, इसलिए वो ऐसे बने। कई बार उसको जस्टिफिकेशन भी किया गया, लेकिन सर उनका क्या, जो जंगल में थे, किसी का हाथ काट दिया, ये कहकर कि ये एनिमी इन्फॉर्मर है जी। ना कोई वकील, ना कोई जुडिशरी, बस पेड़ के नीचे बैठ के कहते हैं ये एनिमल इन्फॉर्मर है, कंगारू और मार दिया जाएगा। तो उन
लोगों की ह्यूमन राइट्स पे क्यों बात नहीं हुई? बिल्कुल बड़ा डरावना बहुत सिर्फ बड़ा ह्यूमन स्थिति। राइट्स उनकी हुई जो एंगल जो हथियार चलाते हैं और उनके परिवार वाले, उन लोगों की क्यों नहीं? जो जंगल में रहते थे बेचारे, बाहर नहीं आ सकते थे, सरकार से बात नहीं कर सकते थे उस डर से, और ना ही उनके सामने आवाज उठा सकते थे। जो मारे गए, लंगड़े हो गए, अंधे हो गए, उनके ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करता। मैं शुरुआती दौर पे मैं कहा आपको कि जो पीपुल लिबरेशन गरिल्ला वार आर्मी जो है, तो उसी का निर्माण की जाती है। पहले ही क्या करते हैं, रूरल विलेज पे जहाँ पे इलिटरेसी है, जहाँ पे कम्युनिकेशन है नहीं, दूर जंगल पर, उस चीज़ को वो लोग पहले अपना बेस बनाते हैं। उसके बाद जो शहर होता है, टाउनशिप होता है, उसको एनसर्कल करते हैं। जो ये मेन मकसद, ये मैकेनिज्म चलता है, और उनका ये कहते हैं कॉर्पोरेट लूट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आपका सारा जल जमीन छीना जाएगा, आप कहाँ जाओगे, उसके बाद आपको मार दिया जाए। जैसे सर ने कहा, सरदार साहब ने, कि भाई ये चीज हो सकता है। तो हमें अभी जो आवर रोल इज वेरी मच सैक्रोसेंट एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, और जो कॉमन सिटीजन्स हैं, हम जो बैठ के अभी बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उनके बारे में भी बात करें। और वहाँ पर जो इश्यूज हैं, कुछ कम्युनिटी फॉर्मेशन होके उनको कैसे, जैसे जिक्र कर दिया कि 2.5 जो करोड़ से आदिवासी वो विस्थापित हैं, उनके बाद भी हो। दंतेवाड़े में कौन मारा? वो भी इंडियन मरे, जितने सोल्जर मार दिए गए। वो क्या किया था? और सर आदिवासियों के जिक्र में उन्होंने बोला कि कर देते फिर कांग्रेस, इतने लंबे समय से आदिवासियों को जी, क्यों? जी, और मैं जी। तो राजस्थान से आती हूँ सर, पूरा आदिवासी इलाका कहाँ कभी भी राजस्थान में विकसित नहीं नहीं हुआ, हुआ। राजस्थान नहीं गुजरात हुआ। ये सब कभी यही नहीं तो हुआ। मैं आपको कह रहा हूँ कि वहां पर और अब जो फिर उसको पॉलिटिकल यूज के लिए इस्तेमाल होता है। होता है, होगा। आप जब तक उस चीज को डायरेक्ट ग्रासरूट लेवल पे जाके एड्रेस नहीं करोगे। यही तो हमने जो 3 जो पैनलिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट इस चीज को कहा कि ये विचारधारा सिर्फ अभी नक्सल फ्री इंडिया हुआ है, विचारधारा नहीं गई है पूरी। इनजस्टिस फ्री इंडिया का जो संकल्पना हम लोग बात करेंगे, ये इशू जेएनयू से नहीं, कि जादवपुर यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये इंडियन यूनिवर्सिटी का, ये एकेडमिक विषय है, ये रिसर्च का विषय है, ये चर्चा का विषय है। ये सारा का सारा जब तक वहां पर नहीं पहुंचेगा, तब तक वही लोग जाके उनको पे कहेंगे, देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ है। बार बार वही Very चीज important। करेंगे। सर अब एक मुझे बता दीजिए, कोइंसिडेंस है क्या सर कि 31 मार्च 2026 की तारीख तय की गई, संसद भवन से सीपीआई सीपीएम की बात की गई और कांग्रेस की विचारधारा की बात की गई, तो 2 इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे कि क्या ये कोइंसिडेंस है? क्योंकि 9 तारीख को असम में चुनाव है, 23 अप्रैल को बंगाल में चुनाव है, ये नक्सलबाड़ी बंगाल से शुरू होता है, और ये तमाम जो चीजें हैं, जैसे अब बात हो रही है ये मैं क्वेश्चन समझ गया। मजूमदार की बात हो तो बंगाल से शुरू हुआ है, तो ऐसा है क्या कि इनको नहीं, तो ये- हटा दिया और अब देखिए, टीएमसी और इसका- सीपीएम इसका को भी हटा दोनों दिया? पक्ष है। हो सकता है ये कोइंसिडेंस हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये अपना व्यक्तिगत विचार है कि ये जो है एक सोची समझी और रणनीति के तहत है। रणनीति के तहत इसलिए है कि एक तो चुनाव का माहौल है, और जहां से नक्सलिज्म शुरू हुआ है उसी के चुनाव में इसको समाप्त करके और इसके लीडरशिप को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिया जाए, तो ये एक रणनीति भी हो सकती है। एक और बात सर, जो युवा इनको देख रहे होंगे, जाहिर तौर पे अवेयरनेस इतनी थी, चाहे बंगाल, असम, केरला में तो लेफ्ट की सरकारें हमेशा रही हैं, तो वो ये समझ रहे होंगे कि यार ये जो अभी तक राज कर रहे थे वो ठीक लोग नहीं है। तो क्या संसद से उठी इस आवाज को लोग वोटर में कन्वर्ट होंगे क्या बीजेपी? देखिए आदित्य जी, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जहाँ भी ये इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम रहा है, नक्सलिज्म का प्रॉब्लम रहा है, जिस भी स्टेट में, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो या केरला हो, जहाँ भी रहा है, वहाँ के जो कॉमन लोग होते हैं, हाँ, वो तो प्रताड़ित रहते हैं इनसे। हाँ, इवन जो किसी घर का लड़का अगर नक्सलाइट हो जाता है, तो उस परिवार में मेरा जाना हुआ है जहाँ जिसका बेटा नक्सलिस्ट हो गया है या किसी का बेटा टेररिस्ट हो गया है, उस परिवार की क्या स्थिति होती है, आपका भी अनुभव रहा होगा। क्या ये जो कल हुआ वो बीजेपी के वोट परसेंटेज को अलग अलग राज्यों में बढ़ाएगा क्या? निश्चित रूप से बढ़ाएगा, क्योंकि भाई मैं बता रहा था कि अगर प्रताड़ना से कोई फ्री हो रहा है तो निश्चित रूप से उस सरकार को वोट करेगा जिससे उसको बेनिफिट मिला। एक सीधा मैसेज गया कि समस्या का समाधान बुलेट नहीं है, बैलेट है। झारखंड का मुख्यमंत्री कोई आदिवासी है, झारखंड में इश्यूज है, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, उड़ीसा, ये तीनों स्टेट का चीफ मिनिस्टर अभी कहां से, वो सारे के सारे बैलेट से निकले हैं, वो इलेक्शन प्रोसेस से निकले हैं, गणतांत्रिक पद्धति से निकले हुए हैं। और युवाओं को डायरेक्ट मैसेज है जी कि देखो, गन छोड़ो, बुलेट छोड़ो, बैलेट पकड़ो, नेता बनना है आ जाओ। जयराम महतो ने जो टाइगर जो झारखंड का, उन्हें कह दिया कि कभी क्या करता था कि आतंक नक्सलवाद या माओवादी के डर से कोई घुस नहीं लेता था,
अगर वही चीज अगर लोग फील करेंगे कि नहीं वो पहले फोन करता था हिडमा तो मेरा काम हो जाता था, और अभी फिर उनको घूस देने के लिए अगर मजबूरी किया जाएगा, राशन कार्ड बनाने के लिए, हेल्थ कार्ड बनाने के लिए, इतनी सारी योजना प्रधानमंत्री जी लेकर, अभी जो स्वास्थ्य जीवन बीमा योजना लेकर आए, कितना अच्छा व्यवस्था है। काम तो हो रही है, लेकिन वहां पर ग्रासरूट लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। कई बार सर ऐसा भी होता है कि वो जो सीपीआई लेफ्ट विचारधारा के, कम्युनिज्म विचारधारा के लोग एकजुट भी हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि एक केरला, एक बंगाल और थोड़ा बहुत आसाम, कोई एंटी पोलराइजेशन, मतलब वो लोग पोलराइज भी हो जाएंगे, अरे यार अगर हम इस बार एक साथ नहीं हुए तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा, कम्युनिस्ट पार्टी की हिस्ट्री रही है वो दो फाड़ होने की। हाँ, और और उसमें आज बहुत का घोर नहीं, शुरू विरोध से रहता है। ये ऐसे लोगों का संगम है जो कि बुद्धि के हिसाब से इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, तो इनको तो हमेशा दो फाड़ होना है। और आपने जो सवाल किया कि बीजेपी को क्या इसमें वोट में फ़ायदा होगा, तो मेरा अपना विचार है कि वेस्ट बंगाल में तो क्लियर फ़ायदा होगा। क्योंकि मैंने एक जगह ये भी सुना सर कि लोग कह रहे हैं कि हमें तो चाहिए सीपीआई वापस। तो किसने का सोर्स क्या है? लोकल पब्लिक नहीं, सिंपल सी बात है। देखिए सिंपल है, वेस्ट बंगाल में अगर इंडस्ट्रीज लगेंगी तो वहाँ के लोकल लोगों का ही फ़ायदा होगा अल्टीमेटली। तो वेस्ट बंगाल को तो सीधा मैसेज है, जो कि अमित शाह जी जब बोल रहे थे तो वो जो भावभंगिमा थी वो बड़ा क्लियर था कि वेस्ट बंगाल के लोगों को डायरेक्ट मैसेज है, और केरल के लोगों को भी मैसेज है कि आप जो है इस विचारधारा से हट करके इस विचारधारा में आइए। तो ये ज़्यादा आपको लग रहा है कि टीएमसी इस बार अब एग्जिट मोड में है? नहीं, ये तो कहना बोल सके मैं, ये कहना मुश्किल है, being a political लेकिन बहुत फायदा होगा ये दोनों राज्यों में। 10% का ही तो फर्क था सर आखिरी वोट का। यस नहीं, इस बार लगभग इसमें 30% मुझे ऐसे लगता है- सीटें थी। मेरा जो आंकड़ा कहता है कि 30% ऐसे सीटें जहां पे सेकंड पोजीशन थी और मार्जिन बहुत कम था, 5-5 हजार। यस। अभी का मौजूदा स्थिति में वेस्ट बंगाल में और आसाम में चुनाव हो रही है, वहां पर बहुत बड़ा मैसेज दे दिया गया है। और वहां पर जिसका जिक्र हम कर रहे हैं लेफ्ट पॉलिटिक्स, बात लेफ्ट और राइट की नहीं है, बात डेवलपमेंट की है। चाहिए वहाँ के लोगों को यस, बहुत टाइम से। और ये शुरुआती दौर पे वेस्ट बंगाल जहाँ देश का पहला आपका हाई कोर्ट हो, एजुकेशन, स्कूल हो, कॉलेज हो, फर्स्ट नोबेल राइट रविंद्रनाथ टैगोर, और जो केरला जिस दो स्टेट की जो बात कर नौकरियों रहे की हैं, ये दिक्कत आज के डेट पे भी एक डेवलप स्टेट मानी जाती है। इंडस्ट्री, सिटी ऑफ इंडस्ट्री किसको कहा जाता है? वेस्ट बंगाल में था पहले। ये डेवलपमेंट हुई है। केरला का लिटरेसी रेट देख लीजिए, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, ये सारा चीज में अभी फिलहाल ये सब लोगों के, हम लोगों की जिम्मेदारी भी है, सब लोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल जिम्मेदारी है। केरला में सर लेफ्ट की हिंसा हमने देखी है। हाँ। अब ये कहना कि बीजेपी कार्यकर्ता कोई और पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमेशा हुआ है, मतलब एक तो जगह ऐसी है जहां पर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लोगों को दफनाया गया है या उनका वो है, तो ऐसी स्थिति में जो अब ये हुआ है और लेफ्ट को ललकारा है और सीपीआई में उसको एक्सपोज करने की कोशिश अमित शाह ने की है, लेफ्ट में कितना फर्क दिखेगा? क्योंकि वहां पे स्थिति लेफ्ट की बहुत स्ट्रांग है, तो केरला में आपको कितना फर्क दिखेगा? क्योंकि एक तो केरला मूवी वो वाला मैसेज भी गया, केरला फाइल्स। दूसरा, जब ये वक्फ बिल वाले अमेंडमेंट हुआ, उसमें बहुत सारी क्रिश्चियंस की जो ज़मीनें जो वक्फ के अंदर थी वो क्रिश्चियंस को वापस मिली, एक वो इम्पैक्ट। और तीसरा इम्पैक्ट ये, कितना बीजेपी को फ़ायदा मिलता है? देखिए, यहाँ पे बीजेपी को निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होगा। मैं इसके पीछे 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो केरला का जो जोग्राफिकल कंडीशन है और वहाँ का जो रिलीजियस जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें आप देखेंगे कि 40-40 और 20 इसका रेशियो है। 35 एंड हाँ, तो मतलब ऑलमोस्ट इसी के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली यही है। तो इसमें अगर देखेंगे, जैसे कि अब जो क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनको अगर बेनिफिट हो रहा है तो निश्चित रूप से उनका झुकाव अब इधर की तरफ हो रहा है, मतलब कि बीजेपी की तरफ हो रहा है। और एज ए जर्नलिस्ट मेरा जाना हुआ है वहाँ पे, तो मैंने कुछ मुस्लिम लोगों से भी बात हुई है, जर्नलिस्टों से बात हुई है। उसमें जो ट्रिपल तलाक और बाकी सब जो मुस्लिम कम्युनिटी के उत्थान के लिए जो काम किए गए हैं सरकार के द्वारा, उसको लेकर कुछ लोगों का रुझान तो इधर भी है, हालांकि बहुत कम है, लेकिन इधर भी है। तो मिला जुला कर अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ प्रेडिक्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन 20 to 25%
जरूर इधर बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने जो चर्चा की, देखिए हम लोग हर दिन देश की बात करते हैं, दुनिया की बात करते हैं, दुनिया देश की तस्वीर आपको बताते हैं। आज नक्सलवाद का इस खात्मे की बात करनी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि शायद आपको नहीं पता, लेकिन जब आपके जो बुज़ुर्ग थे, आपके पूर्वज थे, उन्होंने उस चीज़ के डर को देखा है। देखिए, ये सिर्फ हमारे घर तक सीमित नहीं है, हम ये बात करें कि ये सिर्फ भारत देश तक सीमित है। आपने नेपाल में जो हालात होते हुए देखे, वो भी इसको जोड़ के देखा जा सकता है। हमारे नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में अभी भी जो बाहरी ताकत हैं, वो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कर रही हैं। और इन्फिल्ट्रेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई बाहर का व्यक्ति बंदूक लेकर अंदर आए। इन्फिल्ट्रेशन है विचारधारा से। यहाँ पर बैठे वो लोग जो एंटी गवर्नमेंट हैं या एंटी ह्यूमनिज्म है, उनको ये बोलना कि हम हैं तुम्हारे लिए, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे यहाँ के लोगों को रेडिकलाइज करना, सिर्फ विचारधारा। तो ये विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो भारत देश को एक डेवलप्ड नेशन जो 2047 तक का विजन है वो बना सकती है और उससे रोक भी सकती है। तो ये बात हम सब के भविष्य से संबंधित है, हम सब के सुरक्षा से संबंधित है। तो वो जो रशिया, चाइना, माओइस्ट विचारधारा से रोकना है, इसलिए कभी आपको लगे कि आपके आसपास ऐसी कोई गतिविधि हो रही है, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम पुलिस को या एक सुचारू रूप से एक सही जगह पर बता सके, इन्फॉर्म कर सके कि ऐसी गतिविधि हो रही है, क्योंकि हमें देश को बचाना है। आज जो वैश्विक रूप से हालात हैं अराजकता वाले, या ये कि हम ही सही हैं, पावर वाले, सुरक्षा के नाम पे दूसरों की ज़मीन हड़पने वाले, उससे भारत देश को बचाना है, क्योंकि भारत देश को अभी बहुत दूर तक आगे जाना है। आप सबके सहयोग इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली बार आप किस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।